students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the shoemaker. Okay, the shoemaker. This extract is from Charles Dickens' A Tale of Two Cities. This extract focuses on the touching meeting of a father and a daughter whom she had believed to be dead is alive but lost to the world. तो ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि कहाँ से लिया गया है, चार्ल्स डिकन्स के टेल ऑफ टू सिटीज से। ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस पर फोकस कर रहा है, एक टचिंग मीटिंग पर, जहाँ पर एक फादर और डॉटर एक काफी लंबे टाइम बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। डॉटर को लगा था कि उसके फादर अब मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है, बट ही वॉज अलाइव बट एट द सेम टाइम लॉस्ट टू द वर्ल्ड। लेकिन उन्हें कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं था। okay? So let's start with our chapter. A broad ray of light fell into the garret and showed the workman with an unfinished shoe upon his lap, pausing in his labor. His few common tools and various scraps of leather were at his feet and on his bench. He had a white beard, raggedly cut, but not very long, a hollow face, and exceedingly bright eyes. The hollowness and thinness of his face would have caused them to look large under his yet dark eyebrows and his confused white hair. Though they had been really otherwise, but they were naturally large and looked unnaturally so. His yellow rags of shirt lay upon at his throat and showed his body to be withered and worn. He and his old canvas frock and his loose stockings and all his poor tatters of clothes had, in a long seclusion from direct light and air, faded down to such a dull uniformity of parchment yellow that it would have been hard to say which was which. तो काफी अच्छी सी लाइट आ रही है, ठीक है, गैरेट से, गैरेट में लाइट आ रही है, ब्रॉड डे लाइट। ठीक है, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक वर्कमैन है जो अपने अनफिनिश्ड शू पर काम कर रहे हैं और उनकी लेबर दिखाई जा रही है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनके पास काफी सारे टूल्स रखे हुए हैं उस काम के लिए, काफी सारे लेदर के पीसेस उनके पैरों के पास और उनकी बेंच पर रखे हैं। उनकी सफेद दाढ़ी है जो कि काफी अलग तरीके से काटी गई है, बट इट इज नॉट लॉन्ग, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। उनका फेस हॉलो है और उनकी आंखें काफी चमक रही हैं, यस, ब्राइट आईज। हॉलोनेस और उनके फेस के थिन होने की वजह से, फेस पर हॉलोनेस और थिन होने की वजह से उनकी आंखें काफी बड़ी लगनी चाहिए। उनकी आईब्रोज अभी भी डार्क हैं और उनके वाइट हेयर है। उन्होंने येलो रैग्स ऑफ शर्ट पहन रखी है जो कि उनके थ्रोट पर से खुली हुई है, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी दिख रही है, विच इज वेरी वॉर्न आउट। वो और उनका ओल्ड कैनवास फ्रॉक, उनकी लूज स्टॉकिंग्स और उनके जो पुराने फटे कपड़े हैं, वो सब इस डायरेक्ट लाइट से इतना ज्यादा सेक्लूड रह चुके हैं, डार्क लाइट और एयर से, कि अब वो सारे सेम से लगने लगे हैं। बताना मुश्किल है कि कौन सी चीज क्या है। He had put up a hand between his eyes and the light, and the very bone of it seemed transparent. So he sat with a steadfastly vacant gaze, pausing in his work. He never looked at the figure before him without first looking down on this side of himself, then on that, as if he had lost the habit of associating taste with sound. He never spoke without first wandering in this manner and forgetting to। अब वो अपनी आंखों के और लाइट के बीच में अपना हाथ रखते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बोन्स उनको ट्रांसपेरेंट सी लगने लगती है। तो वो वहां पर अपनी एक इमोशनलेस वेकेंट आईज, यानी कि उनकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं और अपना काम रोक देते हैं। उनके सामने एक फिगर आके खड़ी होती है जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है,
फिर वो इधर और अपने हर तरफ देखने लगते हैं। उनकी हैबिट थी कि वो प्लेस को साउंड के साथ एसोसिएट नहीं कर पाते थे। वो कभी बात नहीं करते थे बिना पहले ये सब करे, कि इधर उधर देखना कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या चल रहा है। कभी बात नहीं करते थे और फिर बात करना ही भूल जाते थे, बोलना ही भूल जाते थे। आर यू गोइंग टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शू टुडे, आस्क्ड, मोशनिंग टू मिस्टर लॉरी टू कम फॉरवर्ड। तो डेफार्ज पूछता है, क्या आप उस पेयर ऑफ शू को फिनिश नहीं करोगे आज? और मिस्टर लॉरी को आगे आने के लिए कहता है। व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा? डू यू मीन टू फिनिश दैट पेयर ऑफ शूज टुडे? क्या आप आज ही इन पेयर ऑफ शूज का काम खत्म करना चाहते हैं? आई कांट से दैट आई मीन टू, आई सपोज सो, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि करना है, बट मुझे नहीं पता क्या। क्या इनकी जो ओल्ड मैन है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बट द क्वेश्चन रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज वर्क एंड ही बेंट ओवर इट अगेन। लेकिन उस क्वेश्चन से दोबारा उनको अपने काम के बारे में याद आ गया और वो अपना काम फिर से करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर लॉरी केम साइलेंटली फॉरवर्ड, leaving the daughter by the door. When he had stood for a minute or two by the side of Defarge, the shoemaker looked up. He showed no surprise at seeing another figure, but the unsteady fingers of one of his hands strayed to his lips as he looked at it. His lips and his nails were of the same pale lead color. And then the hand dropped to his work, and he once more bent over the shoe. The look and the action had occupied but an instant. अब मिस्टर लॉरी बड़े ही शांति से आकर बेटी को दरवाजे के पास छोड़कर आगे 1-2 मिनट तक वहां पर खड़े रहते हैं दिफाज के पास और शू मेकर को देखते रहते हैं। ठीक है? शू मेकर ऊपर देखता है, जो बूढ़े आदमी है वो ऊपर की तरफ देखते हैं और दूसरे इंसान को देख के वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते हैं। ठीक है? वो अपनी अनस्टेडी फिंगर्स को अपने मुंह तक लेकर के आते हैं, ठीक है, जिनका कलर बिल्कुल सेम सा लगने लगा था, और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। अपना हाथ हटा के फिर अपने शू के ऊपर बेंट होके उसका काम करना शुरू कर देते हैं। यू हैव अ विजिटर यू सी, सेड मॉन्सियर डेफार्ज। ठीक है, डेफार्ज कहते हैं कि आपका कोई विजिटर आया है, आपसे कोई मिलने आया है, आपने देखा। व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? ओल्ड मैन कहता है कि आपने क्या कहा? हियर इज अ विजिटर, यहाँ कोई मिलने आया है। The shoemaker looked up as before, but without removing a hand from his work. तो shoemaker फिर से ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन अपने काम पर से हाथ नहीं हटाता है। Come, said Defarge. Here is Monsieur, who knows a well-made shoe when he sees one. Show him that shoe you are working at. Take it, Monsieur. तो Defarge कहता है कि इधर देखो, यहाँ पर एक मिस्टर है जिनको वेल मेड शू के बारे में पता है, यानी कि जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये शू बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो तुम जिस शू पर काम कर रहे हो वो इनको दिखाओ। और वो शू लेके वो मिस्टर लॉरी को दे देते हैं। मिस्टर लॉरी टुक इट इन हिज हैंड। टेल मॉन्सियर व्हाट काइंड ऑफ शू इट इज एंड द मेकर। तो मिस्टर लॉरी अपने हाथ में वो शू लेते हैं और कहते हैं कि सर बताइए किस तरीके का शू है और इसके मेकर का नाम क्या है। There was a longer pause than usual before the shoemaker replied. I forgot what it was you asked me. What did you say? तो shoemaker एक काफी लंबा सा पॉज लेते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं कि मैं भूल गया कि आपने मुझसे क्या पूछा था। आप क्या कह रहे थे? I said, couldn't you describe the kind of shoe for Monsieur's information? तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये किस तरीके का शू है सर की इंफॉर्मेशन के लिए। इट इज अ लेडीज शू, इज अ यंग लेडीज वॉकिंग शू। इट इज इन द प्रेजेंट मूड
I never saw the mode. I have had a pattern in my pen. He glanced at the shoe with some little passing touch of pride. तो शू मेकर बताते हैं कि एक लेडी शू है, एक यंग लेडी के लिए वॉकिंग शू है जिसमें वो चल फिर सकती हैं और ये अभी करंटली फैशन में है। ठीक है, मैंने कभी मोड देखा नहीं, लेकिन ये पैटर्न मेरे हाथ में था। और फिर वो शू की तरफ देखते हैं अपने अंदर एक प्राइड के साथ। एंड द मेकर्स नेम सेड डिफार्ज। तो डिफार्ज पूछा और इसको बनाने वाले का नाम। नाउ दैट ही हैड नो वर्क टू होल्ड, ही लेड the knuckles of his right hand in the hollow of the left, and then the knuckles of the left hand in the hollow of the right, and then passed a hand across his bearded chin, and so on in regular changes, without a moment's intermission. The task of recalling him from the vagrancy into which he always sank when he had spoken was like recalling some very weak person from a swoon or endeavoring in the hope of some disclosure to stay the spirit of the fast dying man. अब क्योंकि शू मेकर के पास कुछ काम करते रहने के लिए नहीं था, शू मिस्टर लॉरी के हाथ में था, तो अब वो अपने नकल्स के साथ कुछ ना कुछ करने लगे। अपने राइट हैंड की नकल्स अपने लेफ्ट में, फिर लेफ्ट की राइट में, फिर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरना और बार फिर से यही मोशंस को रिपीट करते रहना बिना रुके। अब उनके लिए जो याद करने की चीज थी, वो बार बार भूल जाते थे कि उन्होंने क्या कहा, सामने वाले ने क्या कहा, कौन इनसे क्या बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, किस तरीके से क्या चीज हो रही है। तो याद करना उनके लिए काफी मुश्किल टास्क था। डिड यू आस्क मी फॉर माई नेम? क्या आपने मेरे से मेरा नाम पूछा है? एश्योर्डली आई डिड। हाँ, मैंने यही पूछा है। 105 नॉर्थ टावर। शू मेकर क्या जवाब देते हैं? दैट 105 नॉर्थ टावर। इज दैट ऑल? क्या सिर्फ यही है क्या? मिस्टर लॉरी और डिफार्ज पूछते हैं क्या यही है? 105 नॉर्थ टावर दोबारा से शू मेकर रिपीट करते हैं। With a weary sound that was not a sigh, not a groan, he bent to work again until the silence was again broken. अब बिना किसी आवाज के, बिना कुछ करे, वो फिर से अपने काम करने के लिए झुक जाते हैं, until जब तक साइलेंस दोबारा से ब्रेक नहीं होती। You are not a shoemaker by trade, said Mr. Lorry, looking steadfastly at him. His haggard eyes turned to Defarge as if he would have transferred the question to him. But as no help came from that quarter, they turned back on the questionnaire when they had sought the ground. तो मिस्टर लॉरी कहते हैं कि तुम बाय ट्रेड, बाय बिजनेस शू मेकर नहीं हो, और उसकी तरफ देखते हैं। शू मेकर पहले अब डिफार्ज की तरफ देखता है कि शायद वो क्वेश्चन को दोबारा से उनकी तरफ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जब वहां से कोई मदद नहीं मिलती तो जिस इंसान ने क्वेश्चन पूछा है वो उसकी तरफ देखकर जवाब देते हैं। I am not a shoemaker by trade. No, I'm not a shoemaker by trade. I learned it here. I taught myself. I asked leave to. He lapsed away, even for minutes, bringing those measured changes on his hand the whole time. His eyes came slowly back at last to the face from which they had wandered. When they rested on it, he started and resumed, in the manner of a sleeper that moment awake, reverting to the subject of last night. तो शूमेकर कहते हैं कि मैं बाय ट्रेड शूमेकर नहीं हूँ। नहीं, मैं बाय ट्रेड शूमेकर नहीं हूँ, मैंने ये यही सीखा है, मैंने अपने आप को ही ये सिखाया है, मैंने छोड़ने के लिए करा था। और फिर वो ये कहते ही लैप्स हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है, मिनट्स तक के लिए लैप्स हो जाते हैं और फिर से अपने चेंजेस को देखने लगते हैं पूरे टाइम। ठीक है, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें वहीं वापस आती है जहां से वो निकल गई थी, जहां से वो वॉन्डर हो गई थी, या फिर से मिस्टर लॉरी की तरफ वो
देखने लगते हैं और फिर अपनी कहानी दोबारा से शुरू करते हैं, वो बात कह रहे थे। इन अ मैनर ऑफ अ स्लीपर, जो उसी मोमेंट उठता है और फिर से वहीं से लास्ट नाइट की कन्वर्सेशन को शुरू करता है। आई आज लीव to teach myself, and I got it with much difficulty after a long while. And I have made shoes ever since. As he held out his hand for the shoe that had been taken from him, Sir Lorry said, still looking steadfastly at his face, Monsieur Manet, do you remember nothing of me? तो शू मेकर कहते हैं कि मैंने यहाँ से आई आज लीव, मैंने छुट्टी ली थी और अपने को सिखाया, और फिर बड़ी ही मुश्किल से काफी लंबे समय तक ऐसा हुआ, और उसके बाद से मैं खुद ही शूज बना रहा हूँ, तब से मैं शूज बना रहा हूँ। और फिर वो अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ाते हैं कि मिस्टर लॉरी उनका शू उन्हें वापस करते हैं। लेकिन मिस्टर लॉरी उनकी तरफ देख के कहते हैं कि मिस्टर मैने, क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है? द शू ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड ही सेड, लुकिंग फिक्सेटेडली एट द क्वेश्चन। अब जो शू है वो जमीन पर गिर जाता है और जो शू मेकर है वो क्वेश्चन पूछने वाले की तरफ देखते रहते हैं। Monsieur Manet, the lorry laid his hand upon Defarge's arm. Do you remember nothing of this man? Look at him. Look at me. Is there no old banker, no old business, no old servant, no old time rising in your mind, Monsieur Manet? तो मिस्टर लॉरी अब डेफार्ज के कंधे पर अपना हाथ पे अपना हाथ रखते, मॉन्सियर मैनेट, क्या आपको इस आदमी के बारे में भी कुछ याद नहीं है? इसकी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आपको कोई भी पुराने काम, कोई भी पुराना बिजनेस या सर्वेंट या पुराना टाइम याद नहीं आ रहा है? आपके दिमाग में कुछ याद नहीं आ रहा है? As the captive of many years, looking fixedly by turns at Mr. Lorry and at Defarge, some long, obliterated marks of an actively intent intelligence in the middle of the forehead gradually forced themselves through the black mist that had fallen on him. They were over clouded again, they were fainter, they were gone. But they had been there, and so exactly was the expression repeated on the fair young face of her who had crept along the wall to a point where she could see him, and where she now stood looking at him, with hands which at first had been only raised in frightened compassion, if not even to keep him off and shut out of the sight of him, but which were now extending towards him, trembling with eagerness to lay the spectral face upon her warm young breast and love it back to life, and hope exactly what the expression repeated, though in stronger characters on her fair young face, that it looked as though it had passed like a moving light from him to her. अब मानो जैसे काफी पुरानी यादें जो उनके दिमाग में कभी थी, वो वापस से मिस्टर लॉरी और देफार्ज की बात को सुन के वो कहीं से वापस सी आने लगी। ठीक है, उनके दिमाग में जो कुछ इंटेलिजेंस थी, कुछ यादें थी, हाँ, वो चीज दोबारा से उनके दिमाग में आने लगी है, उस ब्लैक मिस्ट, उस एमनीशिया से होती हुई। ये जो चीजें वो भूल चुके थे, जो एमनीशिया हो गया था, ब्लैक मिस्ट, जो धुंध उनके दिमाग पे पड़ गई थी, से निकलती हुई वो बाहर आने लगी। लेकिन अचानक से फिर से वो बादल से छा गए और वो सारी मेमोरीज जो थी वो दोबारा से वहां से गायब हो गई, जो अभी वहां आई थी। तो जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, अब जो पीछे जो लेडी खड़ी थी, ठीक है, यंग फेस था लड़की का, वो धीरे धीरे वहां तक आ गया, वो आगे तक आ गई जहां से वो शूमेकर को क्लियरली देख सकती थी। ठीक है, और उसकी तरफ देखने लगी एक फ्राइटेंड एक्सप्रेशन के साथ। जब कभी जो उसके हाथ थे एट फर्स्ट हैड बीन ओनली रेज, जो सिर्फ तभी ऊपर उठते थे जब वो डरी हुई होती थी, ठीक है, या फिर वो उसे अपनी साइड से हटाना चाहती थी,
लेकिन अब बट विच वर नाउ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स हिम, लेकिन अब वो उन हाथों को शू मेकर के सामने बढ़ा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो होप कर रही थी कि शायद सामने वाले को कुछ चीजें याद आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। Darkness had fallen on him in its place. He looked at the two less and less attentively, and his eyes in gloomy abstraction sought the ground and looked about him in the old way. Finally, with a deep long sigh, he took the shoe up and resumed his work. लेकिन जो डार्कनेस थी वो फिर से आ गई थी, वो फिर से सारी चीजें भूल गए थे जो शायद उन्हें याद आने वाली थी। अब वो उन दो आदमियों को, जो उनके सामने दो आदमी खड़े हैं, वो उनको और लेस अटेंटिवली देखने लगे, पर ध्यान उनका कम जाने लगा। अब विद अ लॉन्ग साई फाइनली वो जमीन से वो शू उठाते हैं और दोबारा से उस शू पर काम शुरू कर देते हैं। Have you recognized him, Monsieur? asked Defarge in a whisper. तो Defarge बड़ी ही धीमी आवाज में कहे कि आपने उसे पहचाना सर? Yes, for a moment. At first I thought it quite hopeless, but I have unquestionably seen for a single moment the face that I once knew so well. Hush, let us draw further back. Hush. तो वो कहता है कि हाँ, कुछ देर के लिए एट फर्स्ट आई थॉट क्वाइट होपलेस, पहले मुझे लगा कि होप करना बेकार है, पर मैंने वो देखा फॉर अ सिंगल मोमेंट, वो फेस जो शायद बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, जिसे मैं कभी बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन चलो चुप हो जाओ, हम यहाँ से पीछे हटते हैं। He had moved from the wall of the garret very near to the bench on which he sat. There was something awful in his unconsciousness of the figure that could have put out its hand and touched him as he stood over his labor. Not a word was spoken, not a sound was made. She stood like a spirit beside him and he bent over his work. तो अब जो लड़की थी वहां पर खड़ी थी, वो एटिक की वॉल से काफी आगे आ चुकी थी और वो उस बेंच के काफी करीब थी जहां पर वो शू कर बैठा हुआ था। There was something awful in his unconsciousness of the figure. उनकी जो फिगर थी वो काफी अनकॉन्शियसनेस लग रही थी, मतलब मानो वहां पर है ही नहीं, कुछ अलग सी ही फिगर है, ठीक है, जो कि अभी भी अपने लेबर पर काम कर रही थी, अभी भी अपना काम कर रही थी। वहां पर कोई भी शब्द कहे नहीं गए, नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन, ना ही कोई आवाज हुई। तो वहां पर बस खड़ी थी एक भूत की तरह, एक स्पिरिट की तरह, एक आत्मा की तरह उसके पास, शूमेकर के पास, जो अभी भी अपने काम पर लगा हुआ था। It happened at length that he had occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. It lay on that side of him which was not the side on which she stood. He had taken it up and was stooping to work again when his eyes caught the skirt of a dress. He raised them and saw her face. The two spectators started forward, but she stayed them with a motion of her hand. She had no fear of his striking at her with the knife, though they had. अब ऐसा हुआ कि कुछ टाइम टू टाइम में शू मेकर को अपने इंस्ट्रूमेंट चेंज करने होते थे, जो नाइफ यूज कर रहे हैं, जो चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट उन्हें चेंज करना था और शू मेकर नाइफ लेना, जो उस लड़की की साइड पर ही रखे हुए थे जहां वो खड़ी थी, ठीक है। तो वहां से अपना नाइफ उठाते हैं और दोबारा से अपना काम करने लगते हैं। तभी उन्हें उस लड़की की स्कर्ट दिखती है, वो की स्कर्ट को नोटिस करते हैं और फिर जब वो अपनी आंखें उठाते हैं तो उन्हें उस लड़की का चेहरा दिखता है। अब पीछे जो दो लड़के खड़े थे, डेफार्ज और मिस्टर लॉरी, वो आगे की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जो लेडी है वो अपने हाथ के मोशन से उन्हें वहीं रोक देती है। उसे डर नहीं था कि उस जो सामने बैठा शू मेकर है वो उनकी तरफ उस नाइफ से हमला करेगा, लेकिन पीछे खड़े दोनों लोगों को डर था। He stared at her with a fearful look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from
them. अब वो कुछ डरे हुए लुक के साथ उस लड़की की तरफ कुछ देर तक देखता है शूमेकर। उनके मुंह से कुछ शब्द बनने लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, उनसे कोई भी आवाज नहीं आती है। तो स्टोरी किसने लिखी है? डिकिंस ने लिखी है। क्योंकि तो इस कहानी में एक लड़की है जो कि अपने फादर से मिलती है, और उस लड़की को लगा था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो उनसे मिलने जाती है, लेकिन उसके जो फादर हैं ही वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में अब कुछ जानकारी नहीं थी, वो खो चुके थे। ही वॉज नाउ he now had amnesia and forgetfulness, ठीक है, अब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। Now we came across some new words in this chapter. Seclusion का यहाँ पर मतलब है दूर, being away from. Dull uniformity यानी कि सारी चीजें बिल्कुल सेम दिख रही हैं, everything looking the same. A steadfastly vacant gaze, यानी कि expressionless look, consistently. Monsieur फ्रेंच में मिस्टर को कहते हैं। प्रेजेंट मूड यानी कि अभी का फैशन, करंट फैशन। टोन यानी कि पेंटिंग फिट। एंडेवरिंग का यहाँ पर मतलब है ट्राइंग वेरी हार्ड या होप ऑफ सम डिस्क्लोजर, आपको कुछ क्लोजर चाहिए, उसकी उम्मीद, या होपिंग टू नो सम सीक्रेट, या फिर आप कोई सीक्रेट जानना चाहते हैं। हैगार्ड यानी कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड एंड डिस्ट्रॉट। रिवर्टिंग यानी कि रिटर्निंग टू, फिर से वापस आना। ऑब्लिटरेटेड यानी कि बोल्टेड आउट या एक्टिवली इंटेंट। इंटेलिजेंस का यहाँ पे मतलब है शार्प माइंड होना। ब्लैक मिस यानी कि एमनीशिया या फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, भूल जाना, अब आपको कुछ याद ही नहीं है, या फिर आप कुछ करते हो और तुरंत भूल जाते हो। स्पेक्ट्रल यानी कि घोस्टली। ट्रैक्शन यानी कि डिस्ट्रैक्शन या फिर इनअटेंटिवनेस, आप ध्यान नहीं दे रहे। कैरेट एन एटिक इन द हाउस, एंड प्रोसीडेड यानी कि कम आउट, बाहर आना। नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, देयर वाज एन एयर ऑफ डैश अराउंड द शूमेकर। शूमेकर के आसपास किस तरीके की एयर थी? एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, द शूमेकर वाज डैश ब्राइट लाइट। शूमेकर ब्राइट लाइट में क्या था? अनकंफर्टेबल था, ठीक है, क्योंकि वो काफी टाइम से लाइट में नहीं आया था, और अचानक से लाइट पर लाइट से एक्सपोज होके वो वहां पर अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट, द शूमेकर फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक बिकॉज ही। शूमेकर को अब बोलने में दिक्कत हो रही थी, क्यों? क्योंकि वो काफी लंबे समय तक कुछ नहीं बोले थे। ही हैज बीन क्वाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, the shoemaker had never seen the mode of the shoe he was making because shoemaker को नहीं पता था कि उसने ये जो मोड है, जो फैशन के शूज जो वो बना रहा है, इसके बारे में इसको उसने कभी भी नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि he had been in prison for a long time, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से प्रिजन में थे। नेक्स्ट, द फ्रेज शट आउट ऑफ द साइट ऑफ हिम मीन्स, यहाँ पर एक फ्रेज यूज हुआ है स्टोरी में, शट आउट ऑफ द साइट ऑफ हिम। यहाँ पर मतलब क्या था? जब जो लेडी है वो अपनी पुरानी बात रिकॉल करती है, तो शू मेकर से जुड़ी, जो कि उसके फादर हैं, उनसे जुड़ी, जब वो अपनी पुरानी बात रिकॉल करती है कि जब वो उसे स्ट्राइक करते थे तो वो अपने हाथ आगे बढ़ा लेती थी उनकी नजर से दूर, कि उनका चेहरा उन्हें ना दिखे। ऐसा क्यों? बिकॉज शी डिड नॉट लाइक टू सी हिम, ठीक है, not liking to see him. Now, all the other questions, you are going to do them yourself so that you can understand this chapter better. And this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.